चलिए बच्चों, फिर कैसे हैं आप ना। तो आपके फिजिक्स में 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए थे और आज हम चौथा लेक्चर करेंगे। बेसिकली पिछले लेक्चर पे कुछ न्यूमेरिकल हुए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स अभी बचे हुए हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स को हम आगे फर्दर करते हैं ना। तो चलिए, जो कुछ पीछे थोड़ा सा पढ़े थे वो 2-3 चीजें हैं, 2-3 पॉइंट हैं, आप लोग उनको रिवाइज करिए मेरे साथ। क्या बताया था मैंने कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, पहली चीज मैंने क्या बताई थी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपस में तभी जुड़ेंगी या घटेंगी जब उनकी डायमेंशन कैसी होगी, बीमा कैसी होगी, एक समान होगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था? दूसरा पॉइंट बताया था कि यदि आपका कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जैसे मान लो कहीं पर आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, कुछ ऐसे टर्म मिल गए, तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था कि यदि कोई एक्सपोनेंशियल टर्म है, यानी कि किसी के पावर में कुछ लगा हुआ है, तो पावर की कोई बीमा नहीं होती। 3 पॉइंट हो गया। और आपका चौथा पॉइंट क्या है कि यदि कहीं पर कुछ लाग में लिखा हुआ है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, लघुगुणक है, तो उसकी भी कोई बीमा नहीं होती है। और एक बात मैं और बता देता हूं कि जैसे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं ना, कहीं पर भी नंबर लिखा हुआ है 1, 2, 4, 8, कुछ भी लिखा हुआ है, -1, -2, कुछ भी 1/2, 1/3 कुछ लिखा हुआ है, तो इनकी भी कोई बीमा नहीं होती है। ठीक है, तो ये था पिछले लेक्चर का सार आपके पास, ये मैंने उसको समराइज कर दिया है। तो चलिए भैया शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ? आपको दिया हुआ है अल्फा इज इक्वल टू f/b² साइन बीटा इंटू टी। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है अल्फा और बीटा की डायमेंशन निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा और बीटा की डायमेंशन निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि यदि हमने क्या किया, साइन बीटा टी दिया हुआ है, तो भैया साइन क्या है आपका? त्रिकोणमिति फलन है, त्रिकोणमिति फंक्शन है, और त्रिकोणमिति फंक्शन की कोई बीमा नहीं होती है। तो यानी कि सर ये जो लिखा हुआ है ना, साइन बीटा टी, ये आपका क्या होना पड़ेगा मेरे भाई? ये आपका यूनिटलेस होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? यूनिटलेस होना पड़ेगा, मतलब इसकी कोई बीमा नहीं होगी। तो सर बीटी की भी कोई बीमा नहीं होगी, बीटी की भी क्या होना पड़ेगा? यूनिटलेस होना पड़ेगा। आया बात समझ में? ठीक है, तो अब आप बताइए कि बीटा इंटू टी इज इक्वल टू, यूनिटलेस है मतलब कि m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, ये आपका यूनिटलेस होना चाहिए। यानी कि यदि मैं यहां से निकालूं तो बीटा इज इक्वल टू, यदि सबका पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है बीटा। और t क्या है आपका? यहां पर टाइम है। t क्या है मेरे भाई? टाइम है। तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है? t होता है, इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? 1। तो आपका बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कितना? 1/t। तो बीटा इज इक्वल टू आ गया t का पावर -1। तो ये आपका बीटा का डायमेंशन आ गया। क्लियर हुआ? अब इसी में कह रहा है कि आपको अल्फा की भी बीमा चाहिए। तो भैया ये तो आपका यूनिटलेस आ गया। चलिए, अब आपका जो अल्फा का होगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? f/v²। क्यों? क्योंकि सर साइन बीटा टी, तो ये आपका कैसा होगा? यूनिटलेस हो गया। साइन बीटा टी कैसा हो गया आपका? यूनिटलेस हो गया। तो अब आप इसका डायमेंशन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू, ये एफ क्या है? फोर्स है। फोर्स की बीमा क्या होती है? mlt-2। क्लियर हुआ? डिवाइडेड बाई v क्या है आपका? वेलोसिटी है। v क्या है मेरे भाई? v आपका क्या है? वेलोसिटी है, वेग है। तो ये कितना हो जाएगा? lt-1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू mlt-2 डिवाइडेड बाई l स्क्वायर t-2। ठीक है, l स्क्वायर से एक l मर जाएगा, t की पावर -2 से t की पावर -2 मर जाएगा। क्या बचेगा? अल्फा इज इक्वल टू बचेगा m, ये l ऊपर जाएगा तो l का पावर क्या हो जाएगा? -1। दैट्स योर आंसर। क्लियर हुआ? तो क्या ये बात समझ में आई? क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया? तो चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए, ये जो मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना, आपके जेई पे आए हुए क्वेश्चंस हैं, नीट पे आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को हल्के में मत लीजिएगा ना। और यदि आपको ये सेशन समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिए ना। चलिए देखते हैं अब अगला क्या दिया है कि दिया है अल्फा इज इक्वल टू 2ma/बीटा log 1 प्लस का 2 बीटा इंटू
L अपान एम ए, जहां पर m क्या है आपका द्रव्यमान है, a क्या है त्वरण है, तथा l क्या है लंबाई है। तो आपका अल्फा का क्या बताना है, मात्रक बताना है। अल्फा का क्या बताना है, मात्रक की, यूनिट नहीं बताना है, ध्यान सुन लीजिए। आपका डायमेंशन नहीं बताना है, क्या नहीं बताना है, डायमेंशन नहीं बताना है, क्या बताना है, मात्रक बताना है। तो चलिए देखते हैं। अभी अभी मैंने सर आपसे बात हुई है, अभी अभी मैंने क्या बोला है कि भैया जो भी लॉगरिथमिक फंक्शन होगा उसकी कोई बीमा नहीं होती है। तो यानी कि सर ये वाला जो टर्म है कौन सा, सॉल्यूशन देखिए ये क्या हो जाएगा, log 1 प्लस का 2 बीटा इंटू एल अपान एम ए। ये कैसा होगा, ये आपका यूनिटलेस होगा मेरे भाई, क्या होगा आपका यूनिटलेस होगा, इसकी कोई बीमा नहीं होगी। चलो सर अब आप अंदर भी देखो, तो सर अंदर वाला जो टर्म है सर एक कैसा है, एक तो नंबर है ना, तो ये भी कैसा है, यूनिटलेस है। यानी और अच्छा सर प्लस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर एक में कुछ ऐड हो रहा है, तो जो भी ऐड हो रहा होगा उसकी भी बीमा आपके पास नहीं होना चाहिए, वो भी कैसा होना चाहिए, यूनिटलेस होना चाहिए। तो आपको क्या मिला, 2 बीटा एल अपान एम ए भी कैसा होना चाहिए, यूनिटलेस होना चाहिए। कैसे होना चाहिए मेरे भाई, यूनिटलेस होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, देखो दो नंबर है, 2 क्या है नंबर है, तो उसको हम सेपरेट आउट कर देते हैं, हटा देते हैं, तो क्या बचा, बी एल अपान एम ए इज इक्वल टू, यूनिटलेस का मतलब क्या है, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, या जितना भी यूनिट आएगा वो क्या होगा, 0 होगा। अच्छा सर अब ध्यान से देखिएगा, तो m अपान ए सॉरी m इंटू ए क्या होता है, फोर्स होता है, m इंटू ए क्या होता है, फोर्स होता है। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, ये कितना हो जाएगा, बी एल अपान फोर्स इज इक्वल टू 1, होगा कि नहीं होगा। अब इसके आगे देखिएगा, इसके आगे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये बीटा इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, एफ अपान एल, अरे भैया एफ का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर एल इधर जो है आपका नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू एफ का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई एल, तो एल का क्या होता है, एल ही होता है, तो यहां से एल मर जाएगा, बीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा, एम टी माइनस 2। तो ये आपकी बीटा की डायमेंशन आ गई, क्लियर। अब आपको बीटा की डायमेंशन मिल गई, अब किसकी चाहिए, अल्फा का तो हमें चाहिए। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको अल्फा इज इक्वल टू, देखो ये पूरा कैसा होगा, लॉग पूरा कैसा है, लॉग वाला पूरा टर्म कैसा है आपका, यूनिटलेस है। यानी अब आपका बचा क्या, यदि आप देखिए तो कायदे से देखिएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 2ma डिवाइडेड बाई बीटा। सर ये लॉग वाला टर्म क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि लॉग वाले टर्म की कोई बीमा नहीं होती है, कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो सर अल्फा बराबर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये क्या हो जाएगा, 2m इंटू ए क्या होता है, मास गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण क्या होता है, फोर्स होता है। तो ये हो गया फोर्स डिवाइडेड बाई बीटा। तो सर अल्फा मैं डायमेंशन लिखना शुरू कर रहा हूं, सर 2 की बीमा नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये नंबर है, क्योंकि ये क्या है बेटा, नंबर है। तो अब आप यहां का फोर्स का क्या लिखोगे, फोर्स की क्या होती है, एम एल टी माइनस 2, नोट डाउन कर लिया, डिवाइडेड बाई सर बीटा का अभी अभी निकाले हो, क्या निकाले हो, एम टी माइनस 2। तो अब आप यहां से देखें तो m से m मर जाएगा, t माइनस 2 से t माइनस 2 मर गया, क्या बचा, अल्फा इज इक्वल टू l बचा। सर केवल l आ रहा है, यानी कि ये क्या होगा, एक ही बार लंबाई होगी, ये क्या होगी, एक ही बार लंबाई होगी। यानी कि सर लंबाई को किस में मेजर करते हैं, तो लंबाई को मेजर करते हैं मीटर में, उसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो अल्फा का मात्रक मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये आपका मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर। दैट्स योर आंसर। आया बात समझ में, ये आपका फाइनल आंसर ये वाला है। आया बात समझ में, नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं ना, नोट डाउन करिए, नोट डाउन कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि दिया है दाब P बराबर अल्फा अपान बीटा इंटू ई रेस टू द पावर माइनस का अल्फा जेड डिवाइडेड बाई के थीटा, जहां जेड क्या है आपका दूरी है, तथा के क्या है आपका बोल्ट्जमैन नियतांक है, और थीटा क्या है भैया, थीटा आपका टेम्परेचर है। तो आपको बताना है कि बीटा की बीमा क्या होगी, बीटा की बीमा क्या होगी। अभी अभी मैंने आपको बताया है ना, अच्छा
अभी मैंने बताया कि सर पावर में जो चीज लिखा होता है उसका कोई बीमा नहीं होता, वो कैसा होता है, डायमेंशनलेस। यानी कि सर ये जो लिखा हुआ है, और ई क्या है, एक्सपोनेंशियल, ई का वैल्यू क्या है, ई है, तो ई का वैल्यू यदि आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि ई का वैल्यू कितना होता है, 2.7 समथिंग होता है। कितना होता है, ई का वैल्यू होता है 2.7 ना। तो यहां से ये मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सॉल्यूशन देखिएगा थोड़ा सा बेटा ना, क्या, प्रेशर P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा इंटू ई, ई की वैल्यू मैंने अभी आपको क्या बताई 2.7, तो 2.7 कर दिया इंटू रेज टू द पावर कितना है, माइनस का अल्फा जेड डिवाइडेड बाई के थीटा, ये आपका दिया हुआ है। ये क्या है, ये आपका दिया हुआ है। तो सर ये वाला जो नंबर है अभी ये कैसा होगा, ये क्या होगा, यूनिट लेस होगा। क्या होगा, यूनिट लेस होगा। ठीक है, यानी कि सर माइनस का अल्फा जेड अपान के थीटा आपका क्या होगा, यूनिट लेस होगा। क्या होगा, यूनिट लेस, यूनिट लेस। और यूनिट लेस को मैं क्या लिख सकता हूं, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, जो भी है ना। क्लियर हो गई बात, इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। यानी कि सर ये कितना हो जाएगा, माइनस का अल्फा जेड क्या है, जेड तो आपका दूरी है ना, जेड क्या है मेरे भाई, जेड आपका दूरी है। तो दूरी को किसका, दूरी का बीमा क्या होती है, एल डिवाइडेड बाई के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और आपको यदि पता ना हो तो यहां पर देखिए मैं आपको लिखे दे रहा हूं ना, यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं, यहां एक मिनट एक काम करिएगा, इसको आप थोड़ा सा हटा दीजिए। अब देखिए लिखते हैं, आपको पता होता है कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू होता है, आपको पता होता है क्या होता है, के बी इंटू थीटा। अच्छा, थीटा क्या है, ताप है, थीटा क्या है, ये क्या है, टेम्परेचर है, ये क्या है, टेम्परेचर है। आया बात समझ में। तो यहां से बोल्ट्जमैन नियतांक की बीमा क्या हो जाएगी, ये एनर्जी डिवाइडेड बाई टेम्परेचर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टेम्परेचर हो जाएगा। तो यहां से एनर्जी की बीमा क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई थीटा। तो थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, ये केबी की बीमा, ये क्या है, केबी मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बीमा कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 थीटा माइनस 1। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये आपको, ये बेसिकली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बीमा है। तो अब देखते हैं इसके बाद, ये इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से ध्यान से देखिएगा। तो माइनस का एल मतलब माइनस का अल्फा, और जेड क्या है आपका, लंबाई है, तो उसकी बीमा मैंने ये लिख दिया, डिवाइडेड बाई के क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 थीटा माइनस 1, ये हो गया। और ये इंटू थीटा है, इंटू भी क्या है, थीटा मतलब टेम्परेचर है, क्योंकि बोला है टेम्परेचर को किससे दिखाते हैं बेटा, टेम्परेचर को किससे दिखाते हैं, थीटा से दिखाते हैं। तो ये माइनस का थीटा है, ये क्या है, माइनस का थीटा है, और ये प्लस का पावर थीटा है। तो यानी कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया सर, एल से एक एल क्या हो जाएगा, मर जाएगा, और इसका वैल्यू, ये यूनिट लेस है, यानी कि इसका वैल्यू कितना होगा, 1। तो यानी कि मैं माइनस का अल्फा, अच्छा चलो माइनस साइन तो साइन है ना, तो उसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, अल्फा और इज इक्वल टू, ये 12 पूरा पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2। ये अल्फा की डायमेंशन आ गई, किसकी आ गई, अल्फा की आ गई, किसकी आ गई मेरे भाई, अल्फा की बीमा आ गई। अब आपको किसका निकालना है, बीटा की बीमा निकालना है। तो अब आप देखो ना, तो P बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। सर दूसरे वाले क्यों नहीं लिख रहे हो, क्योंकि ये वाला पूरा टर्म कैसा है आपका, यूनिट लेस है, ये वाला टर्म कैसा है आपका, यूनिट लेस है। तो यानी कि अब मैं यहाँ पर अल्फा की जगह, यहाँ पर बीटा की बीमा क्या हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा P अपान बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा अपान पी, जहां पे पी क्या है, दाब है, जहां पी क्या है आपका, दाब है। तो डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करो, तो ये बीटा इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा बेटा कितना है, अभी अभी निकाला है, एम एल टी माइनस 2। चलो लिख गया। अब सर ये प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा, वहां से इसकी बीमा आ जाएगी एम एल माइनस 1
t माइनस 2। क्या इतनी बात समझ में आई? तो m से m क्या हो जाएगा, मर जाएगा, t माइनस 2 से t माइनस 2 मर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो बीटा की बीमा आ जाएगी l स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ये आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर है। अरे भैया यदि आपको देखो, एक मिनट देख लो, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स के क्या होती है, एम एल स्क्वायर, सॉरी एम एल टी माइनस 2। ये क्या होती है, एम एल टी माइनस 2, ये फोर्स की हो गई, डिवाइडेड बाई एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर। तो एक एल से एक एल मर जाएगा, ये एल बचेगा तो ये ऊपर जाएगा, तो तभी ना लिखा हुआ है एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। क्लियर हुई बात? क्या ये बात क्लियर हुई? चलिए नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सर अल्फा बराबर एफ इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीटा का स्क्वायर दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि ये लॉग मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन है 2 पाई बीटा डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, जहां पे वी क्या है, वेग है, एफ क्या है, बल है। तो आपको क्या निकालना है, अल्फा व बीटा की वैल्यू निकालना है। तो अल्फा व बीटा की वैल्यू भैया क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए शुरू करते हैं। अब आपको पता है कि यदि लॉगरिथमिक फंक्शन है तो सर वो कैसा होता है, यूनिटलेस होता है। ये क्या होगा आपका, यूनिटलेस होगा मेरे भाई, क्या होगा, यूनिटलेस होगा। क्या ये बात क्लियर हुई? ये कैसा होगा, यूनिटलेस होगा। यानी कि अब आप देखिएगा, तो इसका यदि मैं सॉल्यूशन करूं तो ध्यान से देखिएगा कि ये कितना हो जाएगा, 2 पाई बीटा डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, और ये कैसा होगा, ये आपका यूनिटलेस होगा। कैसा होगा, यूनिटलेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। सर 2 पाई, 2 और पाई भी क्या है, नंबर है, 2 और पाई क्या है, नंबर है। तो भैया नंबर की भी कोई बीमा नहीं होती, तो जब नंबर की कोई बीमा नहीं होती है तो ये भी आपका कैसा होगा, यूनिटलेस। यानी बचा क्या, बीटा अपान वी स्क्वायर इज इक्वल टू m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, दैट्स इट। तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, यदि किसी की पावर 0 लगा होता है तो उसकी वैल्यू बेटे कितनी होती है, 1 होती है। तो वी स्क्वायर और वी स्क्वायर लिख दिया, तो बीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर की बीमा एल टी माइनस 2, सॉरी एल टी माइनस 1 होती है। कितनी होती है मेरे भाई, एल टी माइनस 1। क्या हो रहा है, क्या लिखना है, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1, और इसका क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है। तो स्क्वायर करके जब करोगे तो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो ये आपकी बीटा की बीमा आ गई। किसकी बीमा आ गई, बीटा की बीमा आ गई। चलो बहुत बढ़िया। अब आपको क्या निकालना है, अच्छा सर ये वाला टर्म हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, सर इसकी जो डायमेंशन, ये कैसा हो गया, ये वाला टर्म तो अब आपका कैसा होता है, यूनिटलेस होता है, मतलब ओवरऑल की बीमा। तो अब आप क्या बचा, अल्फा इज इक्वल टू एफ बी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, यही बचा। सर आगे का क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि आगे का क्या है बेटा, यूनिटलेस है। आगे का क्या है, यूनिटलेस है। तो यहां पर अल्फा इज इक्वल टू एफ क्या है, फोर्स है। फोर्स की बीमा कितनी होती है, फोर्स की बीमा होती है एम एल टी माइनस 2। भैया ये छोटी छोटी बीमाएं हैं, याद होना चाहिए। वी क्या है, वेलोसिटी है, तो एल टी माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीटा, अभी अभी निकाले हो, ये भी आपका क्या था, एल टी माइनस 1 का स्क्वायर ही तो था। ध्यान से देखो, था कि नहीं था, यही था। तो एल टी माइनस 1 का स्क्वायर, एल टी माइनस 1 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो अल्फा बराबर क्या बचा, एम एल टी माइनस 2। ये आपकी बीमा फाइनल, अल्फा और बीटा की बीमा भी आपकी आ गई। जो भी पूछा था, आपसे पूछा था क्वेश्चन में कि अल्फा और बीटा की बीमा क्या होगी, तो ये आपने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो अणुओं के बीच लगने वाला बल कितना है, F इज इक्वल टू एल्फा बीटा एक्स। ये ई एक्सपी क्या लिखा हुआ है, ये ई एक्सपी एक्सपोनेंशियल टर्म है। क्या है, एक्सपोनेंशियल टर्म है भैया। क्या है, एक्सपोनेंशियल टर्म है, जहां एक्स दूरी है, के बोल्ट्जमैन नियतांक है, टी क्या है, ताप है, तथा अल्फा व बीटा दो नियतांक हैं। तो आपको क्या करना है, बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब आपको पता होता है कि सर पावर की कोई बीमा नहीं होती है और एक्सपोनेंशियल टर्म की भी कोई बीमा नहीं होती है। इसका मतलब सर ये जो लिखा हुआ है ना, सॉल्यूशन देखिए क्या लिखा हुआ है,
एक्स स्क्वायर, अच्छा माइनस नहीं ले रहा हूं क्योंकि माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो एक्स स्क्वायर अल्फा के टी, ये आपका कैसा होगा भैया, यूनिटलेस होगा। क्या होगा, यूनिटलेस। क्या होगा, यूनिटलेस होगा। तो यहां से x क्या है भैया, दूरी है, तो दूरी का क्या लिखता हूं, l, और इसका क्या लगाना है, स्क्वायर, ये अल्फा। के क्या है, के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यदि आप देखो तो अभी अभी निकाला था ना बीमा, इस वाले पे कितना आया था, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू थीटा माइनस वन। तो भैया लिख देंगे ना, एम एल स्क्वायर, डायरेक्टली यहीं पे वैल्यू पुट करो, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू थीटा माइनस वन, ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया। और टी यहां पर क्या है, टी टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के लिए फिर से किससे दिखाते हैं, थीटा से ही दिखाते हैं। चलो बहुत बढ़िया। और ये कैसा होना है, यूनिटलेस होना है, मतलब m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0। और जब सबका पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1, यानी कि इधर आपका क्या चला गया, अल्फा। तो ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर मार दो, ये एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर कट गया। चलिए अल्फा आपका इधर चला आएगा, तो सॉरी अल्फा आपका चला आएगा, तो ये क्या बचेगा, ये थीटा से थीटा भी मर जाएगा, ये माइनस साइन है, और इधर किसका है, पावर में माइनस साइन है, इधर कैसा है, पावर में प्लस का साइन है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा, ये नीचे वाला किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा, m की पावर माइनस वन टी स्क्वायर। ये आपकी किसकी डायमेंशन आ गई, अल्फा की डायमेंशन आपके पास आ गई। ठीक है सर, अल्फा की चाहिए था, नहीं अल्फा के साथ साथ हमें किसका भी, बीटा का भी बताना है। किसका बताना है, बीटा की भी बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे सर ये वाला पूरा टर्म कैसा हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म कैसा हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, यूनिटलेस हो गया। इसका मतलब सर f बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। सर आगे वाला क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये क्या है, यूनिटलेस है। चलिए तो f कैसा होता है, फोर्स होता है, फोर्स की बीमा क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। क्लियर हो गया। सर अल्फा की क्या होती है, अभी अभी तो लिखो क्या होता है, m की पावर माइनस वन टी का पावर टू, बहुत बढ़िया, इंटू बीटा। तो भैया इसका डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एम माइनस वन टी पावर टू। क्लियर हो गया, ये इज इक्वल टू बीटा। तो यहां से ये कितना हो, ये जाएगा ऊपर जाएगा, तो बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर एल, और ये टी ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस टू हो जाएगा, तो बेस सेम हो गया, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड ऑन हो जाएगी। तो ये क्या बचेगा, एम स्क्वायर एल टी की पावर माइनस फोर। ये आपकी बीटा की डायमेंशन आ गई, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, यही आपसे क्वेश्चन में क्या किया था, पूछा था। नेक्स्ट चलिए, अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं ना, क्वेश्चंस आपके समाप्त हुए। अच्छा ऐसा नहीं है कि इतने भी क्वेश्चंस थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, होते भी हैं ना, लेकिन जो क्योंकि टाइम भी क्या है, लिमिटेड है, तो उतने ही समय में हमें सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो जो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि प्रीवियस ईयर पे आए हुए थे, तो उनको हमने बेटा क्या किया है, कवर किया है। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि कुछ आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और इन स्टेटमेंट के आधार पर आपको बताना है कि दिए गए स्टेटमेंट सही है कि गलत हैं, और यदि सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। तो चलिए पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। पहला क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है कि सभी भौतिक राशियों का मात्रक होता है। पहला क्या दिया हुआ है मेरे भाई, पहला दिया हुआ है कि सभी भौतिक राशियों का मात्रक होता है। तो सभी भौतिक राशियों का मात्रक होता है, क्या ये बात सही है, हाँ भाई सही है। क्यों, कि जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनका मात्रक जरूर होता है। जितनी भी भौतिक राशियां हैं, यदि आप किसी को माप रहे हो तो आपको उनकी माप किस में कर रहे हो ये आप जरूर बताते हो। तो यानी कि सर ये वाली बात बिल्कुल सही है कि जितनी भी भौतिक राशियां होंगी उनका मात्रक होता ही होता है, ये बिल्कुल बात सही है। अच्छा कोई बोलना चाहे कि सर एंगल, तो भैया एंगल को किस में मापते हो, डिग्री में मापते हो। कैसे लिखते हो, डिग्री में करते हो या मिनट में करते हो, कैसे करते हो, मिनट में करते हो, या आप उसको सेकंड में मेजर करते हो। किस में मेजर करते हो, सेकंड में मेजर करते हो। तो ये ऐसा होता है ना, तो ऐसा नहीं है ना, हाँ डायमेंशन लेस होता है एंगल। कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है, लेकिन उसका मात्रक जरूर होता है। चलिए अब आते हैं क्या लिखा हुआ है।
कह रहा सभी भौतिक राशियों की बीमा होती है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, सभी भौतिक राशियों की बीमा नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। अभी अभी मैंने बताया कि भैया जैसे मान लो एंगल है, तो एंगल क्या होता है? एंगल होता है आपका आर्क अपान रेडियस, कोण बटे त्रिज्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। तो भैया आर्क भी क्या हो गया? लंबाई हो गया। रेडियस भी क्या हो गया? लंबाई हो गया। तो ये दोनों मर जाएंगे ना। जब मर जाएंगे तो भैया ये कैसा हो जाएगा? डायमेंशन लेस आ गया। कैसा आ गया? डायमेंशन लेस, मतलब बीमा रहित आ गया। तो इसकी कोई बीमा नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है। सभी बोलो, देखो अच्छा ये सही कब होता? ये सही तब होता जब यहां पर सभी की जगह लिख जाता कुछ भौतिक राशियों की बीमा होती है। तो कुछ लिख जाता तो ठीक था, लेकिन क्योंकि इसने सभी लिख दिया है इस वजह से स्टेटमेंट आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि बीमा रहित भौतिक राशियों के मात्रक हो सकते हैं। हाँ भैया हो सकते हैं। अभी तो एग्जाम्पल देखा एंगल, अभी तो देखा ना एंगल। एंगल को किस में मापते हैं? रेडियन में। एंगल का जो मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। एंगल का आप किस में मेजर करते हो? इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है। क्या होता है मेरे भाई? रेडियन होता है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है कि बीमा भौतिक राशियों के मात्रक हो सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? कि बीमा भौतिक राशियों के मात्रक, सॉरी, बीमा रहित भौतिक राशियों के मात्रक हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ये कैसा है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि सभी नियतांक बीमा रहित होते हैं। क्या बोला है? कि सभी नियतांक बीमा रहित होते हैं। तो ऐसा नहीं है। आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी बीमा देखी थी, और अभी अभी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं बोल्ट्जमैन नियतांक की भी बीमा हर बार आती है। यानी कि ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी आपने देखा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इन सब की डायमेंशन होती है डायमेंशन। आया बात समझ में? इन सब की बीमा होती है। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि कुछ नियतांक बीमा रहित होते हैं। कुछ नियतांक बोला है कि बीमा रहित होते हैं। तो हाँ ये बात भी सही है कि कुछ नियतांक जैसे क्या होते हैं, कुछ नियतांक क्या होते हैं? क्या लिखा हुआ है कि कुछ नियतांक बीमा रहित होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सभी नियतांकों की बीमा नहीं होती है। सभी नियतांकों की बीमा नहीं होती है। सभी नियतांकों की बीमा नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलते हैं इसको? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक ना, ये आपका ऑलवेज नंबर होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं होती है। कांस्टेंट, अच्छा ये कांस्टेंट वो कौन सा है? हमेशा नंबर आएगा। ये कांस्टेंट क्या है भैया आपका? नंबर। कांस्टेंट में ये कांस्टेंट मत समझ लेना ना कि ये वाले कांस्टेंट है। क्लियर हुआ? तो नंबर की कोई बीमा नहीं होती है। तो ये कैसा होगा? यूनिटलेस होगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करिए। फिर आगे कुछ थ्योरी का पार्ट्स आगे करते हैं ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अब आपके डायमेंशंस। अब हम क्या देखते हैं कि जो बीमा है, बीमा का आप यूज कहां कहां पे करते हो। भाई कोई भी चीज यदि हम पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज यदि हम पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा ना। वो यूज हम कहां पे कर रहे हैं, ये सब सारी चीजें आपको क्या है, ये पता होना चाहिए कि उसका यूज हम कहां कर रहे हैं। तो हेडिंग डालिएगा बीमाओं के अनुप्रयोग। हेडिंग क्या है? हेडिंग आपको डालना है बीमाओं के अनुप्रयोग। हेडिंग है बीमाओं के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग
यूजेज ऑफ डायमेंशन, यूजेज ऑफ डायमेंशन। तो भैया बीमाओं का उपयोग हम 3 जगह करते हैं। कितनी जगह करते हैं, मतलब और भी सारे करते हैं, लेकिन मेनली जो आपको पढ़ना है वो 3 जगह 3 तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं, 3 तरीके से। पहला हम यह देखते हैं कि कोई भी जो फार्मूला दिया हुआ है, कोई भी यदि आपके पास कोई भी फार्मूला है, सूत्र यदि दिया हुआ है, तो क्या वह फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, कि क्या वो जो फार्मूला दिया हुआ है, तो दिया हुआ फार्मूला आपका डायमेंशनली मतलब बीमा के दृष्टि से क्या वो सही है या नहीं। तो पहला यूज कहां पे होता है कि कोई यदि आपके पास फार्मूला दिया हुआ है तो क्या वह डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। इस चीज के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, इस चीज के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। दूसरा करते हैं कि यदि आपको एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में जाना है, एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में जाना है। अभी के लिए देख लो ना, जब हम अभी आगे शुरू करेंगे तो देख लीजिए कि भैया चलिए इसके पहले हम चलते हैं। चलिए अब कुछ यूनिट सिस्टम देख लेते हैं ना, चलो देख ही लेते हैं, क्या ही करना है। यूनिट सिस्टम देखते हैं। यूनिट सिस्टम, मात्रक पद्धति, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना ना हिंदी। चलो अब मात्रक पद्धति क्या है भैया, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, थोड़ा समझिएगा। अब मान लो हमारे यहां पे क्या बोलते हैं, हमारे यहां पे 5 किलो को क्या बोलते हैं, पसेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 5 किलो को हीरो बोलते हैं, 5 किलो को क्या बोलते हैं, पसेरी बोलते हैं। और यदि आप कहीं और बिहार उहार में चले जाओ या और कहीं आगे चले जाओ तो उसको धड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धड़ा बोलते हैं। अब आप मान लीजिए आप अपना व्यापार कर रहे हो अमेरिका के किसानों के साथ, आप अपना व्यापार कर रहे हो किसी दूसरे देशों के साथ कर रहे हो, तो वहां पर कुछ और चीजें कह रहे होंगे 5 किलो को, वहां पर कुछ और बोल रहे होंगे ना। तो अब क्योंकि हमारी और उनकी भाषा सेम नहीं है, हमारी और उनकी भाषा सेम नहीं है, इस वजह से यहां पर क्या होगा, तो हमने सभी लोगों ने मिलकर के बैठ करके सोचा कि यार ऐसे तो हम व्यापार नहीं कर सकते हैं, ऐसे तो हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ट्रेड करने के लिए क्या होना चाहिए, हम जो बोलें उसकी वही लैंग्वेज वो भी समझे, उसका सही मतलब समझे। ऐसा नहीं कि वो जो समझ गए, ठीक है, समझने से अर्थ है उनका सही मतलब समझे ना। तो हम लोगों ने क्या किया ना, जो हमारे पूर्वज थे उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कहा कि भैया हम एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाते हैं और यदि हमें मंगाना होगा, कुछ व्यापार करना होगा तो उन्हीं यूनिट में मंगाएंगे। जैसे मान लो आपको चीनी चाहिए तो आप 100 किलो बोल देते हो, कितना बोल दिया, 100 किलो बोल दिया, 100 केजी। तो 100 केजी आप मान लीजिए कि इंडिया में ही है तो कहीं से मंगा लेंगे तो 100 केजी आएगा। मान लो आप कहीं के साउथ जगह से मंगा रहे हो, साउथ से मंगा रहे हो, वहां पर केजी को मान लो आपके नजर में यहाँ पे जैसे हम लोग के यहाँ शेर बोलते हैं ना कि 1 शेर चीनी है, तो अब यदि साउथ में है तो वो शेर तो थोड़ी ना समझेगा, उसको हम क्या बताएंगे कि किलो बताएंगे कि 100 केजी दे दो, 1 केजी दे दो। इसी तरीके से अमेरिका वाले से भी जब व्यापार करेंगे तो वहां पर भी हमें केजी ही बताना पड़ेगा। तो एक ऐसी यूनिट हुई जिसका हम सब जगह पर यूज कर सकते हैं और हर जगह उसका मतलब भी वही होता है। तो ऐसी यूनिट्स को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड एसआई यूनिट कहते हैं। तो पहला है आपका एमकेएस सिस्टम ना, कई प्रकार के सिस्टम बनाए गए, एमकेएस सिस्टम। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं आपका एसआई यूनिट। क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। इसी को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। ये जो पहला क्या दिखा रहा है, पहला मास को दिखा रहा है, सॉरी पहला किसको दिखा रहा है, लेंथ को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है मेरे भाई, लेंथ को दिखा रहा है, लंबाई को दिखाता है। दूसरा जो लिखा होता है वो आपके मास को दिखाता है। किसको दिखाता है, मास को दिखाता है। और ये जो तीसरा एस लिखा हुआ ये आपको टाइम को दिखाता है मेरे भाई। किसको दिखाता है, टाइम को दिखाता है।
किसको दिखाता है? टाइम को दिखाता है। तो ये पहला हो गया एमकेएस सिस्टम। अब हम सब जगह पर एमकेएस सिस्टम ही यूज करते हैं। मास, यहां पर लेंथ को हम किसमें, लेंथ को किसमें लिखते हैं? मीटर में लिखते हैं। लेंथ को किसमें लिखते हैं? मीटर में लिखते हैं। मास को केजी में लिखते हैं और टाइम को सेकंड में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? सेकंड में लिखते हैं। इसी तरीके से आपका दूसरा है सीजीएस। सीजीएस क्या है? सीजीएस है, और ये सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट सिस्टम ना। तो यहां पर देख लो, ये सी का मतलब क्या है? यहां से लंबाई को किस में मापोगे? तो सेंटीमीटर मापेंगे। किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में मापते हैं। और ये मास को किस में मापते हैं? तो मास को यहां पर ग्राम में मेजर करते हैं। किस में करते हैं? ग्राम में मेजर करते हैं। एस का मतलब यहां पर भी टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में मेजर करते हैं। आए बात समझ में? तीसरा आपका होता है, जनरली ये देख लो, कोई मतलब नहीं है, एफपीएस, फुट पाउंड सिस्टम। क्या बोलते हैं इसे? फुट पाउंड, और ये सेकेंड सिस्टम। तो बेसिकली जो हर जगह पर जो ज्यादातर यूज होती है वो आपका एमकेएस सिस्टम यूज होता है। क्या होता है? एमकेएस सिस्टम आपका सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगला है बीमाओं के अनुप्रयोग। अगला क्या है? बीमाओं के अनुप्रयोग। तो यहीं पर थे। चलिए, तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि पहली बार बीमाओं के अनुप्रयोग हम कहां कहां पे करते हैं। तो पहला हम बीमाओं का अनुप्रयोग करते हैं कि यदि आपके पास कुछ फार्मूला दिया हुआ है, कोई फार्मूला दिया हुआ है, तो क्या हुआ है? फार्मूला सही है या गलत है? और कैसा सही है गलत है? ये आपका बीमा रूप से सही है कि गलत है, उस हिसाब से हम बता पाते हैं कि कोई फार्मूला जो आपका दिया हुआ है क्या हुआ है? डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं ना। तो पहला हम क्या करते हैं? पहला यूज कहां पे करते हैं? दिया हुआ कोई फार्मूला का मतलब सूत्र है, फार्मूला या सूत्र बीमीय रूप से, बीमीय रूप से सही है या गलत, ये बताता है कि भैया यदि आपका कोई फार्मूला यदि दिया हुआ है, क्या हुआ है? बीमीय रूप से सही है या गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर लिख रहा हूं ना, एग्जांपल दे रहा हूं, देखिएगा। चलो, ये दिखाई नहीं दे रहा क्या? चलिए, अब आप यहां पे देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने लिख दिया t इज इक्वल टू, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। अब ये आपको पता करना है कि क्या यह बीमीय रूप से सही है या नहीं, क्या यह बीमीय रूप से सही है या नहीं। तो यहां से आप देखिएगा, यहां से आप देखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? t, अच्छा t क्या है? t तो टाइम है ना, तो टाइम की बीमा तो t ही होती है। क्या होता है? t होता है। चलिए, इज इक्वल टू 2 पाई, तो भैया 2 और पाई कैसा है? कांस्टेंट है, तो इनकी बीमा नहीं होती, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर है, तो न्यूमेरिकल की कोई बीमा नहीं होती है, तो इसका भी नहीं होगा। अंडर रूट, चलिए आते हैं। एल क्या है सर? लंबाई है, तो लंबाई का क्या होता है? एल। जी क्या है सर? गुरुत्वीय त्वरण है, तो क्या आ गया? त्वरण आ गया, तो त्वरण की बीमा क्या होती है? एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। आया बात समझ में? ये एल से एल क्या हो गया? मर गया। एल से एल क्या होगा? मर जाएगा। टी ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में जब अंडर रूट से बाहर आएगा, जब क्या होगा? अंडर रूट से बाहर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? टी। तो टी इज इक्वल टू टी। तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो फार्मूला आपको दिया हुआ है, ये जो फार्मूला मैंने आपको दिया, ये आपका फार्मूला, फार्मूला सही है कि गलत है,
इस चीज का पता नहीं चलता है, लेकिन किस चीज का पता चलता है कि जो आपने फार्मूला दिया है वह बीमीय रूप से सही है कि नहीं, इस चीज का पता हमें चलता है। क्या पता चलता है कि देखो, इस चीज का पता नहीं चलेगा कि भैया जो फार्मूला दिया है वो सही है कि नहीं, इस चीज का पता नहीं चलेगा। तो फिर क्या पता चलेगा भैया, ये पता चलेगा कि आपने जो फार्मूला दिया है वो फार्मूला बीमा की दृष्टि से, बीमा के रूप में वो सही है कि नहीं, मतलब डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, केवल यही बस पता चलेगा ना। लिखे दे रहा हूं मैं कि फार्मूला सही है कि नहीं, यह पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। केवल, केवल कैसे लिखते हैं, एक मिनट, केवल, केवल यह पता चलेगा कि दिया गया फार्मूला बीमीय दृष्टि से सही है। केवल इतना बस पता चलता है। आया बात समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं ना, तो यहां पर आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड की बीमा आपका क्या होगा, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड की बीमा और राइट हैंड साइड की बीमा क्या होगी, बराबर होगी। तब हम इसे कहेंगे कि ये जो फार्मूला है डायमेंशनली, डायमेंशनली करेक्ट है, बीमी दृष्टि से सही है। और यदि लेफ्ट हैंड साइड की बीमा राइट हैंड साइड की बीमा बराबर नहीं आई तो हम कहेंगे कि ये आपका डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। आए बात समझ में? हम केवल यह बता सकते हैं कि दिया गया फार्मूला बीमीय दृष्टि से सही है कि गलत है, हम केवल इतना बस बता सकते हैं। क्या इतना बात समझ में आई? चलिए ना, इसी के आगे नेक्स्ट और करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, आपको पता होता है कि b बराबर u प्लस का at, ये आपके पास एक इक्वेशन यदि आपको दिया हुआ है, आपको ये पता करना है कि क्या ये फार्मूला जो लिखा हुआ है, जो ये समीकरण दिया हुआ है, क्या यह फार्मूला बीमी दृष्टि से सही है या नहीं। इसका मतलब सर लेफ्ट हैंड साइड की बीमा और राइट हैंड साइड की बीमा क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड की बीमा और राइट हैंड साइड की बीमा क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो कि v क्या है, वेग है, v क्या है, वेग है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड की बीमा लिखता हूं, तो v क्या है, वेग है, वेग की बीमा क्या होती है, l होती है। क्लियर हो गया? चलो अब सर राइट हैंड साइड पे आते हैं, किस पे आते हैं, राइट हैंड साइड की बीमा। तो सर राइट हैंड साइड पे आए तो सर क्या लिखा हुआ, u प्लस का at, क्या लिखा हुआ है, u प्लस का at लिखा हुआ। सर u क्या है, आपका वेग है, u आपका क्या है, वेग है। तो सर वेग की बीमा क्या होती है, lt माइनस 1। चलो बहुत बढ़िया। सर इसकी भी बीमा, सर a क्या है, त्वरण है, तो त्वरण की बीमा होती है lt माइनस 1, सॉरी त्वरण की बीमा क्या होती है, lt माइनस 2 होती है। क्या होती है मेरे दोस्त, lt माइनस 2 होती है। और t क्या है, टाइम है, तो ये t का मल्टीप्लाई। यानी सर इसकी बीमा, इसकी भी बीमा क्या आ गई, ये t का पावर, मतलब t क्या है, आपका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड ऑन हो जाएगी, तो इसका मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, t lt माइनस 1। तो यानी कि सर ये भी आपका क्या आ गया, lt माइनस 1, क्योंकि सेम क्वांटिटी ऐड हो रही है, सेम क्वांटिटी ऐड हो रही है, तो भैया उसकी डायमेंशंस कैसी होगी, सेम होगी। तो आप लिख सकते हो कि सर यहां पर आपका क्या है, l डायमेंशन ऑफ LHS लेफ्ट हैंड साइड की बीमा किसके बराबर है, RHS के है। तो ये आपका कैसा है, डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट है। क्या इतना बात समझ में आया? इसी तरीके से आप दूसरा भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं, जैसे मान लो आपने लिख दिया, आपने लिखा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ऐसा कर दिया। अब आपको इसका क्या लिखना है, इसका लिखना है।
तब आप बताओ क्या करोगे। अरे कुछ नहीं यार, क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड की बीमा फिर से लिख दे रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड की बीमा क्या है भैया, एस क्या है, दूरी है, तो दूरी की बीमा एल होती है। चलो अब राइट हैंड साइड की बीमा पे आते हैं ना, राइट हैंड साइड की बीमा सर यूटी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। सर यूटी क्या है, यू क्या है आपका वेलोसिटी है, तो सर वेलोसिटी की बीमा क्या होती है, एल टी माइनस वन, और टी क्या है, टाइम है सर, ठीक है। तो सर टी माइनस वन और ये टी की पावर वन है, मतलब यदि कुछ नहीं लिखा होता तो पावर वन मानते हैं ना, तो भैया टी और टी की पावर माइनस वन आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये क्या बचेगा, ये टी से टी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एल बचेगा, ठीक है सर। अब इसके लिए लिखते हैं, तो हाफ सर नंबर है, तो नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती सर, एसिलरेशन की कितनी होती है, एल टी माइनस टू, और यहां पर ये क्या है, टी का स्क्वायर है, तो ये सर टी स्क्वायर हुआ, यहां पर भी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर और टी की पावर माइनस टू क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये भी क्या बचा सर, लेंथ बचा। सर सेम क्वांटिटी ऐड हो रही है, मतलब कि उसकी डायमेंशन भी क्या होगी, सेम होगी, तो यानी कि सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या आ गई, बी एल आ गई। तो अब आपको पता है कि आपका ये क्या लिखा हुआ है, एलएचएस की, एलएचएस साइड की डायमेंशन और आरएचएस साइड की डायमेंशन क्या है, सेम है, इसका मतलब ये क्या है, ये भी आपका डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी आपका क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। क्या ये बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट यूज देखते हैं कि नेक्स्ट यूज क्या है। नेक्स्ट यूज देखिए, तो दूसरा ही इसका यूज हम करते हैं, जो इसका हम सेकंड यूज करते हैं, सेकंड यूज हम कर सकते हैं इसका बीमा का यूज हम करते हैं, इसका करते हैं कि यदि हमें कोई फार्मूला डिराइव्ड करना है, कहां पर करना है, यदि हमें कुछ रिलेशंस दिया हुआ है और उन रिलेशंस का यूज करके हमें कोई फार्मूला डिराइव्ड करना है, कोई सूत्र बताना है, तो उस समय पर भी हम किसका उपयोग कर सकते हैं, बीमा का उपयोग कर सकते हैं। तो लिखिएगा किसी फार्मूला मतलब सूत्र का निगमन करने के लिए, आया बात समझ में, ये बीमा का दूसरा उपयोग है कि यदि हम किसी सूत्र का निगमन करना चाहते हैं तो हम उस जगह पर भी आपके डायमेंशन का यूज करते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं ना, एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं, थोड़ा सा सब्र करिए। जैसे मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल लंबाई L तथा कहां पे तथा त्वरण, अच्छा ये त्वरण कौन सा है, गुरुत्वीय त्वरण, तथा गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है, निर्भर, यार भैया निर्भर करता है, तो आवर्त काल में L तथा G का संबंध बताइए। ये ऐसे हमें, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें करना है, आए बात समझ में, ये क्वेश्चन हमें क्या करना है मेरे भाई, ये क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अप्रोच क्या है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए, क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए। और ऐसे किसी भी क्वेश्चन का, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे भैया, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन हर एक को करने का तरीका सेम है,
हर एक को करने का तरीका मेरा भैया कैसा है, सेम है। हर एक क्वेश्चन को हम सेम तरीके से ही करेंगे। तो भैया आप उसके स्टेप्स जरूर देख लीजिए कि ना कैसे करते हैं। तो भैया सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, कह रहा है कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है, लंबाई L पर तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। तो कह रहा है कि आपको L और G में आवर्तकाल का संबंध बताना है, कैसा होता है। अब ध्यान सुनिएगा भैया, आवर्तकाल का मतलब क्या है, आवर्तकाल मतलब टाइम है, यहां पर टाइम से ही तो रिलेशन पूछा है। तो आप देखो सॉल्यूशन लिखते समय कैसे करोगे, देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ध्यान सुनना। अब यहां पर आप लिखोगे कि लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल बराबर टी मान लेते हैं, क्या है, टी है। आवर्तकाल क्या है, टी है। आवर्तकाल क्या है मेरे भाई, टी है। अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, आवर्तकाल क्या है, टी है। चलो इतना बात समझ में आया। अब कह रहा है कि यह आवर्तकाल किस बात पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। अब देखो हमें तो फार्मूला पता नहीं, हो सकता है L का पावर 2 आए, हो सकता है L फार्मूले में L का पावर 2 आए, हो सकता है फार्मूले L का पावर 5 आए, हो सकता है फार्मूले L का पावर 3/2 आए। हमें तो पता नहीं है ना, तो हम मान लेंगे कि T का संबंध बता रहा है, संबंध बता रहा है, और जी का भी हमें तो नहीं पता है ना कि अपान में है किस में है, हमें कुछ नहीं पता है। तो हम मान लेंगे कि ये किसी तरीके से कुछ में आ रहा होगा, मल्टीप्लाई करके कुछ तो होगा ना। तो हम मान लेंगे कि L का पावर A है और G का पावर B है। भाई जो फार्मूले पे आ रहा है हमने मान लिया कि फार्मूले में L के पावर A आ रहा होगा इंटू G के पावर B आ रहा होगा। सर आपको कैसे पता है सर इंटू में आ रहा है, अरे भैया यदि पावर निगेटिव में आएगी तो डिवाइड में हो जाएगा, खत्म बात, सिंपल सी बात है ना। तो हमने मान लिया कि किस में है, वो आपका पावर किस में है, A है और B है। L का पावर A और G का पावर B। क्योंकि ये एक दूसरे पे क्या बोला है कि आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है, आपका लंबाई पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। आवर्तकाल प्रोपोर्शनल होगा लंबाई के भी और आवर्तकाल प्रोपोर्शनल होगा जी के भी। तो यहां पर लिखोगे कि प्रश्नानुसार टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लंबाई के, और लंबाई का हमें तो नहीं पता ना कि सर लंबाई के ही प्रोपोर्शनल है। हमने मान लिया कि एल का पावर कुछ आ रहा होगा, तो हमने क्या मान लिया कि पावर कितना है, ए है। सर दूसरा चीज ये भी दियो कि सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके है, जी के है। हमें नहीं पता कि सर जी की पावर क्या आएगी, तो हमने मान लिया कि जी की पावर बी है। अब इन दोनों को एक साथ में लिखूंगा तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए इंटू जी की पावर बी। ठीक है। अब आपको सर पता होता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, ये जो अल्फा लिखा हुआ है ना, ये भैया प्रोपोर्शनल का साइन है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। ये टी क्या है, ये अल्फा जैसे जो दिख रहा है ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। ये क्या है, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती ना, इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन का साइन है, किसका है, प्रोपोर्शन का साइन है। तो अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो मेरे भाई यहां पर क्या आता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट जाता है और एक कांस्टेंट आता है। तो इक्वल आ गया और एक कांस्टेंट मैंने मान लिया कि के है, और ये क्या आया है, एल की पावर ए जी की पावर बी। क्या ये बात आपको समझ में आई? इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, समीकरण 1, और मैंने लिख दिया कि जहां के एक नियतांक है, के क्या है, नियतांक है। अब देखिए भैया के की वैल्यू आप लोगों को पता नहीं होती है, इसको हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू, मतलब इसका हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें के का वैल्यू पता चलेगा। क्या ये बात क्लियर हुई? चलिए नियतांक है, ठीक है। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है कि सर हम क्या करेंगे,
लेफ्ट हैंड साइड की बीमा और राइट हैंड साइड की बीमा क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो भैया टी क्या है, आवर्तकाल, तो टी की बीमा कितना हो जाएगी, कैपिटल टी। सर एल की बीमा क्या, एल क्या है, लंबाई है, तो लंबाई की बीमा क्या होती है, एल होती है। चलो, और जी की बीमा क्या होती है, जी क्या है, त्वरण है, वृत्तीय त्वरण है, तो वृत्तीय त्वरण की बीमा क्या होती है, एल टी माइनस टू। क्या ये बात क्लियर हुई? तो अब मैं समीकरण एक को कैसे लिख सकता हूं, तो आप लिखोगे समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या कर दोगे, यहां पर आप क्या लिख दोगे, ये हो जाएगा T इज इक्वल टू के एल का पावर ए लगा हुआ तो ए लगा दिया, और यहां पर एल टी माइनस टू इंटू पावर कितना लगा हुआ बी, तो बी लगा दिया। क्या ये बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट इसी स्लाइड पे आगे करते हैं। तो T इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, तो भैया उसको हम हटा सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। चलिए लिखा रहने तो क्या जा रहा है ना, चलो के हटा भी देते हैं ना भाई, के को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ था, एल की पावर ए इंटू एल टी माइनस टू की पावर बी, यही था। अब यहां से आपस में क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू एल, कायदे से लिखो, ये क्या हो जाएगा, टी, क्या ये बात समझ में, इज इक्वल टू एल की पावर ए इंटू बी का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, एल की पावर बी इंटू टी माइनस टू इंटू बी। क्या यही बनेगा? ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। अब यहां से t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l को एक साथ लिख दे रहे हैं, t को एक साथ लिखे दे रहे हैं, यानी कि ये l बेस से मैं तो पावर क्या हो जाएगी, एड ऑन हो जाएगी, तो l की पावर a प्लस बी हो जाएगा, और t की पावर क्या बचा, माइनस टू बी हो जाएगा, t की पावर क्या हो जाएगा, माइनस टू बी हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा, सर यहां पर l है और यहां पर l नहीं है, इसका मतलब सर यदि l नहीं है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब बेटा ये है कि आपका जो t है ना, ये जो t लिखा हुआ है यहां पर l का पावर 0 होगा, m का पावर 0 होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर मतलब t तो t ही है, इज इक्वल टू ये यहां पर भी m का पावर 0, l का पावर a प्लस b और t का पावर माइनस का 2b, ये ऐसा लिख सकता हूं। चलिए अब मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों की बीमाएं क्या कर दूं, बराबर कर दूं, दोनों पक्षों की बीमाएं क्या कर दूं, बराबर कर दूंगा। तो लिखूंगा दोनों पक्षों की बीमाएं बराबर होंगी, अतः ध्यान सुनिएगा, m का पावर 0 तो उसका तो कोई मतलब नहीं है, l के लिए आते हैं, तो सर l का पावर 0 इधर कितना है, l का पावर 0 और इधर कितना है, l का पावर a प्लस बी, l की पावर a प्लस बी। सर बेस से मैं पावर अलग अलग है, इसका मतलब सर क्या होगा, ये पावर सेम होना चाहिए, यानी कि एक इक्वेशन बन जाएगी a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिल गई। वो कौन सी इक्वेशन, दो दूसरा था या तीसरा इक्वेशन, नाम दे दो, जो देना हो दे लेना, नाम देख लेना थोड़ा सा, नाम 1 मिनट में देख ले रहा हूँ, प्रीवियस क्या था, इक्वेशन एक था तो इसको दो नाम देना है, ठीक है। चलो अब क्या करना है, सर t का पावर देख लेंगे, सर इधर t लिखा हुआ है और इधर कितना लिखा हुआ है, t की पावर माइनस टू बी, इट मीन्स ये बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर, जब पावर नहीं लगी होती है इसका मतलब एक लिखा होता तो 1 इज इक्वल टू माइनस का 2b, यानी सर यहां से देखो तो सर b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2, क्या आ गया, माइनस का 1/2। अब यहां पर समीकरण 2 से, समीकरण 2 में b का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 1/2। अब समीकरण एक से वो क्या था, t इज इक्वल टू के एल की पावर a और g की पावर b,
यानी अब ए और बी की यहां पर वैल्यू पुट कर दो तो टी इज इक्वल टू के, एल की पावर कितना है बेटा, एल की पावर ए है तो ए का पावर कितना है 1/2 और जी का पावर कितना है -1/2। क्या ये बात क्लियर हुआ? अब यहां से ध्यान से देखिएगा तो अब आप क्या लिख सकते हो, T इज इक्वल टू के, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं L का पावर 1/2 और ये पावर ये G का पावर -1/2 है तो क्या मैं G को नीचे लिख सकता हूं? ठीक है सर लिख सकते हो, G का पावर 1/2। भाई नीचे पावर आएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव साइन ले लेगी, मतलब तो T इज इक्वल टू के, अब ये इसको मैं एक से लिख सकता हूं L/G का पावर 1/2, इतना तो कर सकता हूं, चलो ठीक है सर। अब यहां पे देखो तो अब मैं क्या कर रहा हूं, T इज इक्वल टू के, सर ये पावर 1/2 का क्या मतलब होता है, पावर 1/2 का क्या मतलब होता है अंडर रूट, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं L/G। तो ये भैया आपका फार्मूला आ गया, ये आपका फार्मूला आ गया। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात, क्या इतनी बात क्लियर हुई? चलिए एक मिनट फिर से देख लीजिए कैसे करते हैं। इनका जो है निगमन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन किस पर निर्भर कर रहा है, तो जिस पर निर्भर करता है उसके प्रोपोर्शनल पे हम लिख लेते हैं, और यदि हमें फार्मूला निकालना तो जिस पर निर्भर करता है हमें नहीं पता ना कि भैया फार्मूले पे क्या आएगा, पावर क्या आएगी या कुछ, तो भाई फार्मूला तभी तो बनता है, कुछ में स्क्वायर लगा होता है, कुछ में क्यूब लगा होता है, किसी में 1/2 कुछ तो लगा होता है ना, तो हम मान लेंगे कि पावर L का पावर A है और G का पावर B लगा होगा आपके फार्मूले में, दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखूंगा तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का पावर A इंटू G की पावर B आ जाएगी। अब आपको पता है कि यदि हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं एक तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आ जाता है, तो T इज इक्वल टू के L की पावर A और G की पावर B, जहां K क्या है, एक आपके पास नियतांक है, और फिर हमने क्या किया, फिर बाकी जितने टर्म है उन सब की बीमाएं हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, फिर उन बीमा को इस समीकरण पे पुट कर देंगे, इस समीकरण के पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। जैसे ही हम इसको पुट करेंगे फिर यहां पर पुट करने के बाद हम क्या करेंगे कि हर एक को L के पावर को एक साथ लिख लेंगे और L वाले को एक साथ लिख लेंगे, T वाले को एक साथ लिख लेंगे, M वाले को एक साथ लिख लेंगे। क्या ये बात क्लियर हुआ? फिर दूसरा क्या करेंगे, फिर यहां पर क्या करते हैं, हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की बीमा राइट हैंड साइड की बीमा के बराबर करते हैं। अच्छा ऐसा क्यों करते हैं, हम चाहते हैं कि जब बीमाओं को बराबर करेंगे तो जैसे ही बीमाओं को भाई L और L का पावर है, जैसे हम बीमाओं को बराबर करेंगे इसका मतलब क्या होगा कि हम L का पावर जैसे 0 है तो वहां पर एक हम A और B के इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, A और B की समीकरण फाइंड आउट कर लेंगे और उन समीकरण में A और B का वैल्यू फाइंड आउट करके हम उनको उस समीकरण एक में रख देंगे, तो उससे हमारा जो संबंध निकालना था वो हमारा निकल करके आ जाएगा। तो यहां पर दोनों पक्षों की बीमाएं बराबर कर दोगे, एक तरफ लिख दोगे L का पावर 0 बराबर है L का पावर A प्लस B के, यदि बेस सेम होता है तो पावर भी सेम होगी। इसका मतलब क्या हुआ सर, A प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, A प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, T इज इक्वल टू, और दूसरा टर्म लेंगे फिर T की पावर को सेम करेंगे तो T इज इक्वल टू -2 भी है, तो यानी कि पावर बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगी, तो भैया यहां पर पावर सेम कर दिया। अब ये B बराबर आ गया, क्लियर हुआ बात। फिर समीकरण 2 से यहां पर A का वैल्यू B का वैल्यू पुट करेंगे तो A का वैल्यू आ गया। अब समीकरण 1 में क्या था, समीकरण 1 आपका ये था, 1 में A और B की वैल्यू पुट कर देंगे तो भैया ये आपका फार्मूला फाइनली आ गया। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, कल इसके कुछ 2-4 क्वेश्चंस और करेंगे और फिर इसके कुछ उपयोग इसका हम और देखेंगे। आई बात समझ में, इसका उपयोग हम कल और देखेंगे। आज के लिए आपकी क्लास ये समाप्त होती है, क्लियर हुआ। अब आपका काम क्या है, आप अपनी नोट्स को बहुत अच्छे से तैयार करिए, आप अपनी नोट्स को बहुत अच्छे से तैयार करिए, हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिए। यहां पर बोर्ड में आपके कुछ भी ऐसी चीज नहीं लिखी जा रही जो आपके फ्यूचर की दृष्टि से, आपके फ्यूचर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ना हो, तो प्लीज ऐसा ना करिए कि आप नोट्स ना बनाइए, आप अपनी नोट्स को बहुत अच्छे से बनाइए
ताकि आगे आने वाले समय में देखिए ऐसा नहीं है कि ये नोट्स आपकी केवल 11th तक काम आएगी। यदि आप कायदे से पढ़ेंगे जेई मेंस या जेई एडवांस या आप नीट की भी तैयारी कर रहे हैं तो उस जगह पर भी, क्योंकि उस जगह पर भी ये आपके क्वेश्चंस उसी तरह रिलेवेंट होंगे जैसे कि क्लास 12th का है ना। और यदि आपका बेस स्ट्रांग रहता है तो आपको ये कंपटीशन निकालने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो चलिए फिर ना मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपको यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है संतोष मिश्रा इंटीग्रल एजुकेशन, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। यहां पर आपकी फिजिक्स की क्लास चलेगी और मैथ की क्लास आपकी ऑलरेडी चल रही है और पूरा 11th आपका बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होगा, क्योंकि हमारे बैच का नाम ही है हमारा संकल्प हमारा। आए बात समझ में? तो ये हमारा संकल्प है कि आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो। तो भैया आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।